हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के जो 6 चैप्टर मिड टर्म में आ रहे हैं, उसी 6 चैप्टर के बारे में हम बता रहे हैं। एक एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको लेकर के आए हैं, जहां से क्वेश्चन आपको मिड टर्म में पूछा जाएगा। अभी तक हमने आपको टोटल 3 चैप्टर का बता दिया है और आज हम बात करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर जो आपका क्या है, कार्यपालिका है। आज हम कार्यपालिका से पहले 25 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। देखते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 11th के बच्चों के लिए खास करके ये एनसीईआरटी से हमने उठाया है। ठीक है, तो ये आज का जो विषय है वो है कार्यपालिका, जो चैप्टर नंबर कार्य 4 है। ठीक है, इससे हम मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में पहले हम फर्स्ट लेकर के आए हैं। कितना 25 क्वेश्चन आपको आया है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1996 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन प्रधानमंत्री के पद पे रहे। देखिए, कार्यपालिका का हिस्सा है। कार्यपालिका के सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, कार्यपालिका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करना, यानी कार्य करना, यानी कौन सा कार्य करना। तो हमारे यहाँ एक अंग और होती है जिसको हम विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब होता है विधि बनाना, यानी कानून बनाना। तो जब विधायिका यानी संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिल करके जब कानून बनाती है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो कानून एक्ट के रूप में बन जाता है और उसके बाद उसी कानून को लागू करने की काम कार्यपालिका का होती है। अब ये कार्यपालिका हमारे यहाँ देश में 2 तरह की मानी जाती है। एक तो वो कार्यपालिका होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, और एक हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष कार्यपालिका होती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कार्यपालिका यानी एक ऐसी कार्यपालिका जिसे जनता चुनती है। ठीक है, जनता चुनती है, जनता चुन करके अपने भेजती है। ऐसे में हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में पढ़ते हैं कि कार्यपालिका का एक अंग, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इस कार्यपालिका को, कि एक कौन होती है, राष्ट्रपति होता है। यानी पहला हमारा जो कार्यपालिका का हिस्सा होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है इसमें वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा इसमें जो एक व्यक्ति को और रखा जाता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे कार्यपालिका का प्रमुख भूमिका इसकी होती है। इसके बाद इसी के साथ हमारे यहाँ क्या होते हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद हमारे यहाँ मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद होती है। अब ये इसके अलावा और भी कई लोग हैं, महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो ये लोग हमारे यहाँ जो होते हैं इनडायरेक्ट लोग होते हैं जिसे जनता चुन करके भेजती है और ये लोग कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, नौकरियों के द्वारा चुनते होते हैं, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। ये भी हमारे यहाँ कार्यपालिका की भूमिका में होते हैं, जिसमें बहुत सारे सरकार के द्वारा नियुक्ति प्राप्त किए आईएएस अधिकारी होते हैं या अन्य भी अधिकारी होते हैं। अब इसी में हमें आज राष्ट्रपति का इन लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हम लेकर के आए हैं। छोटा सा आपको नॉलेज मिल गया होगा इसके बारे में। इसके लिए हम अब देखिए, अब इसी से पहला क्वेश्चन आता है कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो देखिए 1996 में जब चुनाव हुआ तो इस समय हमारे देश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अगर बहुमत मिलता, बहुमत का मतलब है कि टोटल जितने हमारे निर्वाचन क्षेत्र है, पीछे मैंने आपको बता रखा है आपको चुनाव वाले चैप्टर में कि 543 सीट टोटल हमारे यहाँ है। 543 सीट में से अगर जिनको भी 272 प्लस मिल जाता है सीटें, वो व्यक्ति हमारे देश में सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर 272 किसी को नहीं मिलता है तो फिर मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार
नहीं बन पाती है किसी की, फिर अन्य पार्टी कई सारे गठबंधन करके अपना सरकार बनाती है। यही स्थिति हमारे यहाँ 1996 में हुआ। किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी जो थी, जिसको भाजपा कहते हैं, वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई थी। उसके पास लगभग 251 या 52 सीट था। तो ऐसे में उन्हें ही मौका दिया गया कि आप सरकार बनाइए और 10 या 15 दिन का आप समय ले लीजिए। 13 दिन का समय दिया था कि 13 दिन का समय ले लीजिए। 13 दिन के लिए इनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया गया और कहा गया कि 13 दिन के अंदर अंदर आप 272 प्लस सीट आप क्या कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए और आप अगले देश के प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन 13 दिन के बाद जब उनका शक्ति परीक्षण किया गया, बहुमत सिद्ध करने की बात आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और मात्र 13 दिन के ही प्रधानमंत्री के पद पे रह करके वो अपना पद छोड़ना पड़ गया। इसीलिए यहाँ पर कही जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी कुल कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे, तो पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो वो 13 दिन ही रहे थे। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको संक्षेप में बताया था। उसके बाद यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है। तो देखिए, हमारे लिए कम से कम इतना तो निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कम से कम मिनिमम उससे 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगर 35 वर्ष से ऊपर जितना भी हो सकता है उसके लिए कोई मान्य नहीं है। 35 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। और अधिकतम हमारे ऐसा नहीं कहा गया संविधान में कि किसी भी राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान अधिकतम नहीं है। मिनिमम तो है 35, लेकिन अधिकतम नहीं है। इसलिए देखिए, कई सारे हमारे देश के ऐसे 1, 2, 3 राष्ट्रपति हुए हैं जो पद पे रहते हुए उनकी डेथ हो गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों में कौन करता है। राज्य में, अब देखिए, राज्यों में भी कार्यपालिका ऐसे ही होती है, ऐसे ही कार्यपालिका जो जनता द्वारा चुनी हुई और एक नियुक्ति वाली होती है। तो राज्यों में जो होते हैं वो उनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया जाता है। तो दोस्तों इसका तो उत्तर आपका सी होगा कि राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी लोकतंत्र की विफलता कहते हैं। ये होता क्या है, तो देखिए, कभी भी किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है और चुनाव में उस राज्य में जितनी सीटें होती है उसकी 50% से ज्यादा सीट लाना पड़ता है, तब उसकी बहुमत की सरकार बनती है। अगर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और वैसे स्थिति में कोई पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, तब उस राज्य में केंद्र के द्वारा एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो आर्टिकल 356 के तहत चलती है। उसके बाद वहां का शासन टोटली राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका उत्तर सामूहिक रूप से भारत में मंत्रिपरिषद, यानी जो मंत्रियों का पूरा कमेटी होती है, वो किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा के प्रति होती है। सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों में कौन करता है, तो अभी बात आई थी इसकी, तो हमने बताया आपको कि राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 आदमी को, कितने लोगों को, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, जो ये 12 सदस्य जो होते हैं वो 4 क्षेत्रों से आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 जो अलग अलग क्षेत्र से आपको नियुक्त किया जाते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्रों से इनको नियुक्त करके लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं या कौन व्यक्ति उसमें समाहित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बी इसका उत्तर होगा, संसद भाग लेती है। संसद का मतलब हो गया यहाँ पर कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद का मतलब हो गया कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ही व्यक्ति भाग लेते हैं।
लेकिन इन दोनों ही सदस्यों के कौन व्यक्ति भाग लेंगे? निर्वाचित व्यक्ति भाग लेंगे। कौन आदमी भाग लेंगे? निर्वाचित। क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा में 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे पहले, अब तो नहीं, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करने का अधिकार है। तो ये जो 2 आदमी हैं और ये जो 12 आदमी हैं, यानी टोटल 14 आदमी, ये संसद में के ही मेंबर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये 14 आदमी भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह से, ठीक है, विधान तो नॉमिनेटेड हो गए। उसी तरह से विधानसभा होता है। विधानसभा में भी हर राज्य में होता है, उसमें भी राज्यपाल को एक व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो जो भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है वो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो अब कह रहा है कि कौन भाग लेते हैं? तो निर्वाचित सदस्य, जितने लोग इलेक्टेड होते हैं, जिनको चुन करके लाया जाता है, वही लोग भाग लेते हैं। इसलिए संसद और विधानसभा के निर्वाचित गण इसमें क्या हो जाएंगे? आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि जो निर्वाचित होते हैं वही भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं लेते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि कार्यपालिका का क्या अर्थ है? अभी हमने पहले ही शुरुआत बताया था, कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? जो विधायिका कानून बनाती है, उसी कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो कानूनों को लागू करना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कानूनों को, अब देखिए, कानून का निर्माण करना नहीं, कानून का निर्माण करना तो विधायिका का काम है, कार्यपालिका का काम नहीं है। कार्यपालिका का काम क्या है? कानूनों को लागू करना। किसको? लागू करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन 2 देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है या कार्यपालिका की व्यवस्था है? टोटल दुनिया में 2 तरह के होते हैं, एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, और एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। भारत, जैसे भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, कहीं कहीं पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई है। अब यही सवाल पूछ रहा है कि अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ अपनाई गई है? तो रूस और फ्रांस में अपनाई गई है। कहां पर? रूस और फ्रांस में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन 2 देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये है आपका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में कौन सरकार का प्रधान होता है? तो सरकार का प्रधान तो प्रधान मंत्री होता है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है? तो संसदीय व्यवस्था में वैसे तो देखा जाए संपूर्ण स्थिति तो राष्ट्रपति होती है, क्योंकि कोई भी काम हम बिना राष्ट्रपति के पूछे तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था में सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की होती है। ऐसे में राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का रह जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला काम कर रहा है कि संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो एक शक्तिशाली कार्यपालिका। वैसे तो चाहते थे कि एक ऐसी कार्यपालिका हो जो व्यक्ति पूजा की ना हो, जिसमें एक व्यक्ति तानाशाही ना हो, शक्तिशाली भी हो और वो व्यक्ति क्या हो? तानाशाही भी ना हो। इसीलिए भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था ना अपना करके संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये बात एनसीईआरटी कहता है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया? शक्तिशाली कार्यपालिका हो। अब कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसद किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? तो कार्यपालिका जैसी व्यवस्था को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी होती है? तो राष्ट्रपति की तो सारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां भी है, विधायी शक्ति है जो विधि को लिखता है, कानूनी शक्ति है, कानून पर सिग्नेचर करता है। इसलिए इसके क्या हो जाएगा उत्तर? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संघ की कार्य शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से कौन हटा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जब भी चलती है तो संसद में चलेगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद, क्योंकि संसद में ही दोनों सदन होंगे, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी संसद का ही अंग होता है। और जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो इन्हीं दोनों सदनों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वही उत्तर आ गया इसका कि निर्वाचित जो विधायक हो और संसद हो, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार क्या, यानी हमारे देश में जो जो हमारे देश में नौकरशाही होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति का आधार क्या होता है? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। एनसीईआरटी कहता है दक्षता और योग्यता के आधार पर किया गया है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, कौन करते हैं जी? तो संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन तो आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया है कि राज्यों के विधानसभाओं को तो यही निर्वाचित ही लोग भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था हमारे यहाँ होती है उसमें राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार होती है, वहां पर राज्य और सरकार दोनों का ही क्या होता है? वो प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई? तो देखिए इसमें कोई निश्चित नहीं किया गया है। देखिए इस ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, उत्तर तो निर्धारित नहीं है। कहा गया है कि इसका कोई निर्धारित नहीं है कि प्रधानमंत्री कितने वर्ष के बाद बनेगा। अक्सर लेकिन एक सवाल बन जाता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उसे कहा जाता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो कई बार ये बात आ जाती है कि 25 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति होंगे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसमें एक बात ही स्पष्ट कही गई है क्या, कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा की जो जो शर्तें होगी वो पूरा करता हो, तो 25 वर्ष भी एक शर्त है, वो भी पूरा कर रहा है इसीलिए। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसके लिए कोई निर्धारित नहीं है कि आपका 25 वर्ष हो या 35 वर्ष हो या 50 वर्ष हो, आप कितने भी वर्ष के हैं, लेकिन मिनिमम इससे ऊपर है तो आप क्या बन सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन, आज हमने कार्यपालिका से रिलेटेड 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कराया। अगले वीडियो में हम फिर से एक 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इससे आगे का होगा, और फिर उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, आप लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कहां से सब्सक्राइब कर रहे हैं ये भी आप कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।